गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? फाइन। चलिए, तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? हम लोगों ने ट्रांसलेशन पार्ट शुरू किया था। ट्रांसलेशन शुरू किया था। उससे पहले हम लोगों ने स्प्लाइसिंग पढ़ी थी। उस दिन मैंने आप लोगों को स्प्लाइसिंग पढ़ाई थी। तो आप लोगों को स्प्लाइसिंग में कोई भी डाउट्स आए हों, किसी को भी स्प्लाइसिंग मैंने आप लोगों को उस दिन पढ़ाई थी। स्प्लाइसिंग में अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट आया हो तो मुझे बताओ। बाकी हम लोगों ने ट्रांसलेशन शुरू कर दिया था। ट्रांसलेशन में हम लोगों ने जेनेटिक कोड पढ़ा था। जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा था, जेनेटिक कोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो सारी बातें आपको समझ में आ गई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, जेनेटिक कोड अनएम्बायगस होते हैं, जेनेटिक कोड डीजेनरेट होते हैं, बताया था। व्हाट इज द इनिशिएशन जेनेटिक कोड, व्हाट इज द टर्मिनेशन जेनेटिक कोड। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस दिन बताई थी। ठीक है, तो आज हम क्या शुरू करेंगे? फिर आज हम शुरू करेंगे अमीनो एसिड का ट्रांसलेशन, कैसे वो ट्रांसलेट होएगा, तो वो सारी चीज़ें हम शुरू करेंगे। इससे पहले स्प्लाइसिंग वाली उसमें किसी को डाउट हो तो बताएं। वॉबल हाइपोथेसिस, वॉबल हाइपोथेसिस क्या है बच्चों? वॉबल हाइपोथेसिस होता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, शायद जब हम लोगों ने टीआरएनए की बात करी थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर देखा जाए तो 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगर मैं इसके दो न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग करती हूँ तो कितने होते हैं? 16 होते हैं। लेकिन अगर इसके 3 की करती हूँ दैट इज द 64 एंड इट इज इनफ कि 3, हम ये कहते हैं कि 3 क्या होते हैं? 3 कोडोन होते हैं या 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक जेनेटिक कोड या एक कोडोन का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात हम लोगों ने पहले बात की थी। वॉबल हाइपोथेसिस के बारे में मैंने पहले बात कर चुकी हूँ आपसे। इसमें मैंने आपको ये बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो 3 कोडोन होते हैं बच्चे, जैसे ए यू जी, ये क्या है? ये एमआरएनए पे प्रेजेंट इनिशिएशन कोडोन है। क्या है ये? एमआरएनए पे प्रेजेंट इनिशिएशन कोड है। इसका अपोजिट कहाँ होगा? एंटी कोडोन होगा। कहाँ पर होगा? टीआरएनए पर होगा। होगा इसका अपोजिट टीआरएनए पर होगा। अगर ए यू जी है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा जी का सी, यू का ए और ए का यू, यू ए सी। तो इसके, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इसके लास्ट कोडोन यानी कि सी और इसके इस कोडोन यानी कि जी, इसका इसका तो होता है 3 डैश कोडोन यानी कि जी, ठीक है। और इसका एक 5 डैश होता है, ये इसका 5 डैश होता है यानी कि सी। यानी कि कहने का मतलब है इसका फर्स्ट कोडोन और इसका थर्ड कोडोन के बीच में कैसी भी पेयरिंग हो सकती है, के बीच में कैसी भी पेयरिंग हो सकती है। आ रही बात समझ में? ये देखो यहाँ से शुरू होता है बच्चों 5 डैश टू 3 डैश। तो ये इसका 3 डैश कोडोन है कि नहीं है? तो इसके अपोजिट अगर मैं एंटी कोडोन की बात कर रही हूँ तो ये क्या है? इसका 5 डैश कोडोन होगा। भाई उल्टा चलेगा, ये अगर 5 डैश टू 3 डैश जा रहा है तो एंटी कोडोन का उल्टा कहते हैं, यानी कि 5 डैश टू 3 डैश ऐसे होगा। तो ये मैं कहूँगी ये क्या है? इसका 5 डैश है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, इसका तो लास्ट कोडोन किसका? आपके एमआरएनए का, और इसका फॉस्फोडोन। इन दोनों के बीच की जो पेयरिंग होती है ये जरूरी नहीं है कि इतना ही सिमिलर हो, यानी कि ये किसी और से भी पेयर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी थर्ड वाला जो अमीनो न्यूक्लियोटाइड होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड में से एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है जो किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। जैसे मैंने आपसे बात करी जी, तो यहाँ पे जी सी के साथ भी पेयर कर सकता है और जी ए के साथ भी पेयर कर सकता है। जी सी के साथ भी पेयर कर सकता है और जी ए के साथ भी पेयर कर सकता है। और इसके इसी टीआरएनए की इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? वॉबल कंसेप्ट। जिन्होंने ये बताया था, जिन साइंटिस्ट ने ये बताया था, उनका वो वॉबल था उनका नाम। तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया था? वॉबल कंसेप्ट या वॉबल हाइपोथेसिस। आगे बात समझ में सबको? वॉबल हाइपोथेसिस क्या है? वॉबल हाइपोथेसिस वो है जिसमें जो टीआरएनए होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता। स्पेसिफिक से मतलब जो होता है, यानी कि थर्ड वाला जो उसका न्यूक्लियोटाइड होता है वो स्पेसिफिक नहीं होगा। वो किसी भी न्यूक्लियोटाइड से पेयर कर सकता है, लेकिन केवल एक न्यूक्लियोटाइड, पूरा नहीं होता है। पूरा होगा तो पूरा के पूरा वो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा की पूरा न्यूक्लियोटाइड होगा, वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। केवल एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है जो क्या कर सकता है? अपने आप को किसी के साथ भी पेयर कर सकता है। और इसी वजह से आपको याद हो तो इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि एक अमीनो एसिड को कितने भी कोडोन कोड कर सकते हैं। याद आई ये बात आपको?
वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि एक अमीनो एसिड को कितने भी कोडोन, एक कोडोन करेगा एक अमीनो एसिड को, लेकिन एक अमीनो एसिड को कितने भी कोडोन कोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है, वॉबल हाइपोथेसिस या वॉबल कंसेप्ट की वजह से ही वो पॉसिबल हो पाता है। क्लियर हो गई बात सबको, व्हाट इज अ वॉबल हाइपोथेसिस। ठीक है, चलिए किसी को कोई डाउट है बच्चों, पूछ लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। स्प्लाइसिंग वाले मैंने बोला, आप लोगों ने कहा था कि मैम पढ़ के आएंगे इसके बाद, तो सबने पढ़ लिया होगा। किसी को कोई डाउट आया हो तो बात करें, और अगर किसी को और किसी पॉइंट में डाउट है तो बताइए। इलॉन्गेशन और कंडीशन, यही होंगे तीनों, ठीक है। पहले छोटी छोटी चीजें इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं। इनिशिएशन क्या है, इलॉन्गेशन क्या है, और टर्मिनेशन क्या है। अगर मैं बात, ठीक है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन जैसे कि अपन लोगों ने किसमें पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, वैसे ही सेम इसमें होगा। उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोसेस है कैसे शुरू होता है। अगर ट्रांसलेशन की प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस कैसे शुरू होता है, एमआरएनए है, एमआरएनए पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, कोडोन होते हैं, उसको कौन लेकर आता है, उसको टीआरएनए लेकर आता है, ठीक है ना। टीआरएनए कैसे लेकर आता है, टीआरएनए पर अमीनो एसिड होता है। अच्छा, इससे पहले जब मैंने आप लोगों से टीआरएनए की बात करी थी, फर्स्ट चैप्टर आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, मैंने जब वहाँ बात करी थी तो मैंने वहाँ पे आपको डीएचयू साइट की बात करी थी, तीन साइट की बात करी थी अपन लोगों ने, डीएचयू, एंटीकोडोन और टी साइड लूप, इन तीन लूप्स की बात करी थी, जिसमें से डीएचयू की बात करें क्या करी थी मैंने आपसे। एंटीकोडोन का काम तो आप लोगों को पता ही था, क्या करता था, आपके जो अमीनो एसिड है उसको लेकर आता था टीआरएनए, और एंटीकोडोन लूप की मदद से वो एमआरएनए पर बाइंड हो पाता था। तो ये बात हम लोगों ने करी थी। डीएचयू लूप और पीसाइसी लूप, इन दो लूप की क्या बात करी थी मैंने आपसे कहा था कि डीएचयू लूप क्या होता है, डीएचयू लूप एमिनो एसाइड लूप होता है, एमिनो एसाइड सिंथेटेज एंजाइम लूप होता है। ऐसा लूप होता है जो अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम का फॉर्मेशन, या फॉर्मेशन ना कहूँ तो उससे बाइंड होता है, उसको पहचान करता है, और उसको हेल्प करता है कि वो किससे अटैच हो जाए, आपके अमीनो एसिड को एक्टिव करने में उसमें हेल्प करता है। ये बात मैंने आपको कब भी बताई थी। और टीसाइसी लूप का काम क्या होता है, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट हम इसको बोलते हैं। ये टीसाइसी लूप को क्या बोलते हैं बच्चों, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इनिशिएशन की। अभी इनिशिएशन की बात नहीं कर रहे, कुछ पॉइंट्स हैं ये क्लियर कर लेते हैं, फिर इनिशिएशन शुरू करेंगे। अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम, ठीक है ना। इट इज यूज टू एक्टिव द अमीनो एसिड, क्या करता है ये, एक्टिव करता है किसको, अमीनो एसिड को, ठीक है। मैंने आप लोगों को वहां भी बताया था कि हर अमीनो एसिड का 20 अमीनो एसिड होते हैं हमारे, जिनमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो जो 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड का 20 अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम होता है, यानी कि हर अमीनो एसिड का अपना स्पेसिफिक अमीनो एसिड सिंथेटिक एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये बात मैंने आपसे कब भी करी थी। अगर मैं इसके बाद बात करूँ एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, इसके बारे में मेरे को नहीं लगता बहुत कुछ बात करने की जरूरत है, क्योंकि इनके बारे में बहुत खुल के बात मैं आपसे वही करके आ चुकी हूँ, आप कर चुकी हूँ ना। एमआरएनए के बारे में मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने बताया था अगर प्रोकैरियोट है तो कैसा होगा एमआरएनए, पॉलीसिस्टोनिक होगा, यानी कि ऐसा होगा जिसमें एक सिस्टोन से कई अमीनो एसिड फॉर्म हो जाएंगे, या एक सिस्टोन से कई प्रोटीन, यानी कि एक प्रोटीन कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म हो सकती हैं। तो ऐसा क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। और अगर मोनो यूकैरियोट्स है तो यूकैरियोट्स में कैसा होता है, ये मोनोसिस्टोनिक होता है, यानी कि एक सिस्टोन से एक ही अमीनो एसिड का फॉर्म होता है। ये बात मैंने आप लोगों से करी थी एमआरएनए में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने किसकी बात करी थी, इसके बाद हम लोगों ने बात करी आरआरएनए की बात करी। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए किसमें प्रेजेंट होता है, राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम की दो यूनिट्स होती हैं, स्मॉल यूनिट्स और लार्ज सब यूनिट। राइबोसोम आरआरएनए किसमें होता है, आरआरएनए को बोलते हैं, इसको राइबोसोमल आरएनए है इसलिए आरआरएनए बोलते हैं। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट होती है। स्मॉल सब यूनिट कौन सी होती है, दो होते हैं हमारे, 70s और 80s, यही दो ही होते हैं। 70s इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट, 80s इज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट, बात करी थी अपन लोगों ने, ठीक है।
70s की स्मॉल सब यूनिट कौन सी होती है बच्चों? 30s होती है। और 80s की क्या होती है? 40s होती है। ठीक है, ऐसे ही लार्ज की क्या होती है? 50s होती है। और 80s की क्या होती है? 60s होती है। सब पता है आप लोगों को। जब हम लोगों ने आरएनए की बात करी थी तो पूरा बात किया था कि नहीं किया था? यहाँ केवल मैं आपको इसको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है ना? यहाँ केवल मैं आपको उसका रिवाइज करवा रही हूँ, वरना ये पूरी बात हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कर दी है। 30s में मैंने आपको बताया था आरआरएनए कौन कौन से होते हैं 30s में। दोनों सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट्स की बात कर लें, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, तो 30s में कौन कौन से होते हैं बच्चों? 16s और 5s। जबकि 40s में कौन सा होता है? 18s और 5s। यही होता है, ठीक है। और अगर 50s और 60s की बात करूँ मैं, 50s और 60s की बात करूँ तो 50s में कौन कौन से होते हैं बच्चों? 23s और 5s। जबकि 68s के कौन से होते हैं? 28s, 5s और 5.8s। ये होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। उस टाइम पे हम लोगों ने प्रोटीन्स की भी बात करी थी, क्योंकि आरआरएनए अकेला तो नहीं होता, आरआरएनए के साथ प्रोटीन भी होता है, यानी कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, आरआरएनए के साथ प्रोटीन भी होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो 30s की बात करूँ, 30s में 21 है, 21 प्रोटीन, इसमें 30 प्रोटीन, याद है ना? 50s में 34 प्रोटीन्स और 60s में 45। कहीं कहीं पे आप लोगों को 40 भी मिल सकता है, दोनों ही सही है। 45 और 40 दोनों ही सही है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इसके प्रोटीन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आरआरएनए राइबोसोम के साथ अंदर प्रोटीन के साथ मिलकर होता है, यानी कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अगर राइबोसोम की बात करूँ तो राइबोसोम के बारे में एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जब हम प्रोटीन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि इसमें 3 साइड्स होती है बच्चों, तरह से। चलो यही बात कर लेते हैं इनके बारे में। सबको समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज़ लो लग रही होगी मे भी आप लोगों को थोड़ी सी, तो उसका कारण आज यही है कि तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी मेरी, तो इस वजह से आवाज़ लो लग रही होगी आपको। बाकी समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? 3 साइट्स होती हैं। 3 साइट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये 3 साइट राइबोसोम में प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली स्मॉल सब यूनिट जब राइबोसोम की अटैच होती है, स्मॉल सब यूनिट उससे, जैसे मान लो ये स्मॉल सब यूनिट अटैच हुई, स्मॉल सब यूनिट के अटैच होने के बाद कौन आता है? टीआरएनए आता है। किसको लेकर आता है? अमीनो एसिड को लेकर आता है। तो 3 साइड कैसे होते हैं? ई, पी और ए। ई साइड को बोलते हैं बच्चों एग्जिट साइड। ई साइड को क्या बोलते हैं? एग्जिट साइड। पी साइड को बोलते हैं पेप्टिडाइल साइड। और ए साइड को बोलते हैं अमीनो एसाइल साइड। बच्चों जो अमीनो एसिड्स आते हैं ना, जो अमीनो एसिड्स आते हैं, आपको नाम से समझ में आ रहा है अमीनो एसिड साइड, यानी कि जो अमीनो एसिड्स आते हैं वो अमीनो एसिड्स कहाँ आते हैं? ए साइड पे आते हैं। और ए साइड पे आने के बाद वो पी साइड पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। आप लोगों को जब इनिशिएशन इलॉन्गेशन पढ़ाऊंगी तब ये वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी केवल आप लोगों को इतना समझना है, जो अमीनो एसिड्स आते हैं वो कहाँ आते हैं? अमीनो एसिड साइड पे आते हैं। और पी साइड पर क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो सबसे पहला अमीनो एसिड आता है, सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा आता है बच्चों? मिथ्योनिन आता है। याद है ना सबको? अगर प्रोकैरियोट्स है, अगर प्रोकैरियोट है तो कैसा आएगा? फॉर्माइलेटेड आएगा। प्रोकैरियोट है तो फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन आता है, जबकि अगर यूकैरियोट है तो कैसा मिथ्योनिन है? नॉर्मल मिथ्योनिन है, फॉर्माइलेटेड नहीं होगा, केवल मिथ्योनिन होगा। रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों क्लास। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये क्या है? ये साइट होती है ई साइट, पी साइट और ए साइट। ई साइट क्या होती है? एग्जिट साइट। पी साइट पेप्टिडाइल साइट। ए साइट अमीनो एसिड साइट। तो जो अमीनो एसिड को लेकर टीआरएनए आता है वो कहाँ आता है? ए साइट पे आता है। पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ई साइट का नाम अभी बताती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला जो अमीनो एसिड आता है वो कहाँ आता है? ए साइट पर आता है। और पी साइट पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात सही होता है इलॉन्गेशन में। यानी कि पहला जो अमीनो एसिड आता है ना बच्चों, जो मीथियोनिन, पहला अमीनो एसिड कौन सा है आपका? मीथियोनिन। वो पी साइट पर आता है, वो पी साइट पर आएगा। यानी कि पहला अमीनो एसिड
पहला अमीनो एसिड यहाँ पर आएगा। अब जो आगे अमीनो एसिड आएगा, एक अमीनो एसिड यहाँ आ गया, कौन सा आपका मिथेन आ गया। अब जो आगे अमीनो एसिड आएगा, मान लो आगे अमीनो एसिड आया आपका वेलिन, आगे अमीनो एसिड आया आपका वेलिन, वो कहाँ आएगा, ए साइड पर आएगा, ठीक है ना, वो कहाँ आएगा, ए साइड पे आएगा इस तरीके से। लेकिन पहला जो अमीनो एसिड आएगा वो कहाँ आता है, टी साइड पे आता है, ठीक है। और जैसे ही अमीनो एसिड आपका टीआरएनए फ्री हो जाता है, यानी कि उसके अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर लिया, टीआरएनए फ्री हो गया, टीआरएनए जैसे फ्री हो जाता है वो ई साइड से होता हुआ बाहर निकल जाता है, यानी कि ई साइड किसे बोलते हैं, ई साइड है एग्जिट साइड। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी इलोंगेशन में, जब हम आपसे इलोंगेशन में बात करेंगे तो इसको वही बात करेंगे। फिलहाल मैंने आपको 3 साइड्स के बारे में बताया, कौन कौन सी, ई साइड, टी साइड और ए साइड, ठीक है।